हेलो एवरीवन। कैसे हो सब लोग आप। चलिए आज के सेशन की अपन शुरुआत करते हैं। अपन पढ़ रहे हैं समुद्र विज्ञान। समुद्र विज्ञान में अपना जो परिचय है वो खत्म हो चुका है। इसके साथ ही जो महासागरीय नित्तल के उच्चावच हैं उनके बारे में अपन ने डिस्कस कर लिया था लास्ट क्लासेस में। आज के सेशन में अपन शुरुआत करने वाले हैं महासागरीय जो लवणता है उसके बारे में। महासागरीय लवणता बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज का आपके सामने, और यहाँ से हर एग्जाम में कम से कम एक क्वेश्चन आपको अवश्य मिलता है। आज के सेशन को अगर आप टाइम निकाल के देख लेते हो तो इस सेशन से आपको एक क्वेश्चन है वो आपका कंफर्म हो जाता है। नॉर्मल सी जो ऊपरी ऊपरी बातें हैं वो ही पूछी जाती हैं। काफी इजी टॉपिक है ये। हमारा जो लैब असिस्टेंट ज्योग्राफी का जो बैच है वो ऐप पे चल रहा है। जिस भी स्टूडेंट ने ऐप डाउनलोड नहीं किया है वो हम ऐप डाउनलोड करके हमसे जुड़ सकता है, जो सीकर क्लासेस के नाम से है। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। प्ले स्टोर पे ऐप है वो अवेलेबल है। इसके साथ ही रोज रात को 9:30 बजे ज्योग्राफी से संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी है वो अपने जो यूट्यूब चैनल है इस पे चल रही है, तो उससे जुड़ना आप ना भूलें। इसके साथ ही राजस्थान से संबंधित जो जितनी भी एग्जाम्स होती हैं उन सभी एग्जाम्स में एक चीज कॉमन आती है। आपके राजस्थान का इतिहास, कला और संस्कृति से संबंधित जो जितने भी टॉपिक हैं वो सारे के सारे आते हैं। हमारे ऐप पे हमने मात्र 49 रुपए में इसकी एक टेस्ट सीरीज है वो लॉन्च की है। इस 49 रुपए में आपको टोटल 51 टेस्ट है वो मिलने वाले हैं। ठीक है, तो इससे आप जुड़ना ना भूलें। 51 जो टेस्ट हैं, जब तक आप टेस्ट दोगे तब तक कम से कम 5 बार आपका जो राजस्थान की इतिहास और कला संस्कृति है उसका रिवीजन हो जाएगा। तो वहां से आपको काफी मदद मिलेगी इन टेस्टों के माध्यम से कि क्वेश्चन पुटअप किस प्रकार से किए जाते हैं, किस प्रकार से एग्जामिनर सोचता है, उसी प्रकार से सारे क्वेश्चन है वो विषय विशेषज्ञों के द्वारा तैयार किए गए उसी पैटर्न पे आधारित है। चलिए आज के सेशन की अपन शुरुआत करते हैं। आज का अपना जो सेशन रहने वाला है वो महासागरीय जो लवणता है, इस महासागरीय लवणता पे ही रहने वाला है। लवणता के बारे में अगर अपन बात करें तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि लवणता की परिभाषा, की लवणता कहते किसे हैं। प्रति 1000 ग्राम महासागरीय जल में घुले हुए लवणों की मात्रा, लवणों की ग्राम में मात्रा लवणता कहलाती है। यानी कि अपन क्या करते हैं कि महासागरीय जल लेते हैं 1000 ग्राम, उसके अंदर कितनी मात्रा में लवण घुले हुए हैं वही अपनी लवणता होगी। इसको प्रदर्शित किया जाता है प्रति 1000 ग्राम से। ये इसका साइन होता है। प्रति 1000 ग्राम से इसको प्रदर्शित किया जाता है लवणता को। 1000 ग्राम जल में घुले हुए कुल लवणों की मात्रा को ही अपन क्या कहते हैं, लवणता कहते हैं। इसे ग्राम प्रति 1000 में व्यक्त किया जाता है। ये इसका साइन है। ठीक है, महासागरों में अगर औसत लवणता की बात की जाए तो महासागरों में औसत लवणता 35 ग्राम प्रति 1000 मिलती है। यहाँ जितनी भी जो लाइंस लिखी हुई है उनसे सबसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। ये भी एग्जाम्स में आया हुआ क्वेश्चन है कि लवणता किसे कहते हैं, इसे किसमें व्यक्त किया जाता है, प्रति 1000 ग्राम में व्यक्त किया जाता है। महासागरों की जो औसत लवणता है वो कितनी है, 35 ग्राम प्रति 1000 महासागरों की औसत लवणता अपने को मिलती है। इसके साथ ही महासागरों में पाए जाने वाले कुछ प्रमुख लवणों की अपन यहाँ पे बात करने वाले हैं कि महासागरों में मुख्य रूप से कौन कौन से जो लवण है वो मिलते हैं। इस सारणी को याद करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से बहुत बार सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है कि या महासागरों में जो लवण मिलते हैं उनमें सबसे ज्यादा जो लवण है वो कौन सा अपने को मिलता है। तो सबसे ज्यादा जो लवण मिलता है नंबर 1 पे आता है सोडियम क्लोराइड, NaCl। 77.9% है वो अपने को मिलता है, सोडियम क्लोराइड मिलता है। नंबर 2 पे मिलता है मैग्नीशियम क्लोराइड, MgCl। 10.9% है वो मैग्नीशियम क्लोराइड मिलता है। मैग्नीशियम सल्फेट की बात की जाए MgSO4 की, 4.7% मिलता है, मैग्नीशियम सल्फेट मिलता है। कैल्शियम सल्फेट मिलता है CaSO4, 3.6%।
पोटेशियम सल्फेट मिलता है K2SO4 2.4%। कैल्शियम कार्बोनेट मिलता है CaCO3 0.3%। और मैग्नीशियम ब्रोमाइड मिलता है MgBr2 0.2%। प्रतिशत भी याद नहीं हो तो प्रतिशत तो आपको केवल इन चार के याद करने हैं। ये चार तो आपके कंफर्म याद होने चाहिए कि सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम सल्फेट और कैल्शियम सल्फेट है वो सबसे ज्यादा महासागरों में मिलते हैं। जबकि सबसे ज्यादा है वो क्लोरीन जो लवण है वो मिलता है महासागरों में, क्योंकि अपन देखते हैं कि जो क्लोरीन है वो लगभग 85 से 86% के आसपास है वो क्लोरीन ही मिलता है। इसके बाद में सल्फेट है वो सबसे ज्यादा मिलता है, फिर कार्बोनेट और ब्रोमियम है वो सबसे ज्यादा मिलता है। तो इस प्रकार से अपन देखते हैं कि महासागरों में ये जो लवण है वो मुख्य रूप से मिलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करते हैं महासागरीय जो जल है, उस महासागरीय जल में सबसे अधिक मात्रा में क्लोरीन लवण पाए जाते हैं, उसके पश्चात सल्फेट, फिर कार्बोनेट और फिर ब्रोमीन लवण पाए जाते हैं। ये अपनी बात होगी महासागरीय जो जल है उसमें मिलने वाले लवणता से संबंधित। अब इन लवणों के कुछ स्रोत हैं कि लवण आते कहां से हैं और इनको प्रभावित करने वाले कारक हैं वो कौन कौन से आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं। ये सारे भी जितने भी जो वीडियो लेक्चर मिल रहे हैं इन सब की आपको PDF है वो अवेलेबल करवा दी जाएगी। इस PDF को आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा और प्रिंट आउट निकलवा लीजिएगा। ओके, इसके बाद में महासागरों में लवणता के स्रोतों की अगर अपन बात करें कि स्रोत कौन कौन से हैं, लवणता आती कहां से है महासागरों के अंतर्गत। नंबर 1 पे आती है नदियों के द्वारा, नंबर 2 पे है ज्वालामुखी क्रिया के द्वारा, नंबर 3 पे है समुद्री लहरों के द्वारा और नंबर 4 पे है हवाओं के द्वारा। ठीक है, नदियों की अगर अपन सबसे पहले बात करते हैं कि महासागरों के अंदर नदियों से कैसे लवणता आती है। जैसे ही नदियां स्थल भाग से प्रवाहित होती हैं तो वो अपने साथ में कुछ लवणों को घोल करके ले जाती हैं। जब वो महासागरों में गिरती हैं तो अपने जल के साथ में जो जितने भी लवण होते हैं उनको महासागरों में डाल देती हैं। तो इस प्रकार से नदियां हैं वो भी महासागरीय जो जल है उसमें लवणता का एक स्रोत मानी गई है। नंबर 2 पे आती है ज्वालामुखी क्रिया। जो मध्य महासागरीय कटक है या फिर जो ज्वालामुखी क्रिया होती है महासागरों में, उससे बहुत अधिक मात्रा में लवण है वो महासागरीय जल में घुल जाते हैं। समुद्री लहरों के द्वारा, जब समुद्री लहरें तट के पास में किसी चट्टान या पहाड़ी से टकराती हैं तो वो उसको तोड़ करके अपने साथ में ले जाती हैं और अपने साथ में ले जाकर के महासागरों में लवणों को जमा करती रहती हैं। हवाओं के द्वारा, कुछ जो प्रचलित पवनें होती हैं वो अपने साथ में क्या करती हैं, लवणों को स्थलीय भाग से उड़ा करके और महासागरों में जमा करती रहती हैं। तो इस प्रकार से अपन देखते हैं कि लवणता के जो ये चार स्रोत हैं ये मुख्य रूप से अपने को मिलते हैं अपनी पृथ्वी पे। नेक्स्ट अपन बात करते हैं महासागरीय लवणता को प्रभावित करने वाले कारक। यहाँ से तो आप सिर्फ नाम याद कर लो तो भी बहुत है, काफी है, लेकिन इनको प्रभावित करने वाले कारणों को अपन विस्तृत चर्चा करेंगे। नंबर 1 पे आता है वाष्पीकरण आता है, नंबर 2 पे आती है वर्षा, 3 पे आती है नदियां, 4 पे है हिमखंड, 5 पे है हवाएं या स्थायी हवाएं, 6 नंबर पे आता है महासागरीय धाराएं और नंबर 7 पे है सागरों की स्थिति। ये सातों जो कारण हैं ये महासागरीय जो लवणता है उसको प्रभावित करते हैं। सबसे पहले अपन बात करते हैं वाष्पीकरण की। वाष्पीकरण, वाष्पीकरण है वो किस प्रकार से महासागरीय लवणता को प्रभावित करता है। जैसे ही अपन देखते हैं कि जिस जगह पे सूर्य की जो किरणें हैं वो सीधी पड़ती हैं वहां पे ज्यादा अपने को लवणता मिलती है। क्यों मिलती है? क्योंकि वहां से जो महासागरीय जो जल है वो वाष्पीकृत होकर के ऊपर उड़ जाता है और जिस जगह पे सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं वहां पे अपने को जो लवणता है वो कम मिलती है, क्योंकि वहां पे सूर्य की किरणें तिरछी होने के कारण से वो जल को क्या नहीं कर पाती हैं, वाष्पीकृत नहीं कर पाती हैं। जिस प्रकार से अगर अपन देखें कि
जो भूमध्य रेखीय क्षेत्र है, यहाँ पर सूर्य की किरणें हैं वो सीधी पड़ती हैं। सूर्य की किरणें इस जगह पे सीधी पड़ने के कारण से यहाँ पे जो होगा वाष्पीकरण अधिक होगा। वाष्पीकरण अधिक होगा, वाष्पीकरण अधिक होगा, तो यहाँ पर लवणता है वो भी अपने को अधिक देखने को मिलती है। जबकि जो ध्रुवीय क्षेत्र हैं, इन ध्रुवीय क्षेत्रों में सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं, तो जो दोनों ध्रुवीय क्षेत्र हैं वहां पर अपने को वाष्पीकरण है वो कम देखने को मिलता है। जिस जगह पे कम वाष्पीकरण होगा वहां पर अपने को जो लवणता है वो भी क्या होगी, कम देखने को मिलेगी। और जिस जगह पे वाष्पीकरण अधिक होगा वहां पर लवणता भी अपने को अधिक देखने को मिलती है। तो इस प्रकार से अपन कह सकते हैं कि लवणता वाष्पीकरण के समानुपाती होती है। लवणता समानुपाती होती है वाष्पीकरण के। ठीक है, ये लाइन है वो अपने को याद रखनी है कि लवणता क्या होती है, वाष्पीकरण के समानुपाती होती है। क्योंकि भूमध्य रेखीय क्षेत्र है वहां पर अपने को अधिक लवणता देखने को मिलती है, और जबकि जो ध्रुवीय क्षेत्र है वहां पर अपने को कम लवणता देखने को मिलती है। क्योंकि ध्रुवीय क्षेत्रों में जो सूर्य की किरणें हैं वो तिरछी पड़ती रहती हैं। इस प्रकार से नेक्स्ट अपन बात करते हैं नंबर 2 पे, वर्षा की। जिस जगह पे अधिक वर्षा होगी वहां पे अपने को जो लवणता है वो कम देखने को मिलती है, और जिस जगह पे वर्षा कम होती है वहां पे अपने को जो लवणता है वो अधिक देखने को मिलती है। यानी कि अपन कह सकते हैं कि भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में दिन में कम से कम एक बार सैवनीय रूप में या किसी भी रूप में हो वर्षा हो जाती है। तो जैसे भूमध्य रेखीय क्षेत्र है वहां पे कम वाष्पिक सॉरी कम लवणता देखने को मिलती है, जबकि उससे आगे अगर अपन अयन रेखीय क्षेत्रों में जाते हैं तो वहां पे वर्षा की मात्रा काफी कम होती है, लेकिन वहां पे जो लवणता है वो अपने को अधिक देखने को मिलती है। तो इस प्रकार से अपन कह सकते हैं कि वर्षा है वो वाष्पीकरण के व्युत्क्रमानुपाती होती है। वर्षा और वाष्पीकरण का लवणता का विपरीत संबंध होता है। वर्षा और लवणता का विपरीत संबंध होता है। ठीक है, इसके बाद में आगे अपन बात कर रहे हैं हिमखंडों के बारे में। वर्षा के बाद में नंबर 3 पे आती है नदियों के द्वारा। नदियों के द्वारा अपन देखते हैं कि जो स्थलीय भूभाग है वहां से जल है वो महासागरों में जाता है, और नदियां क्या करती हैं, अपने साथ में लवणों की मात्रा को घोल करके ले जाती हैं और महासागरों में जमा करती रहती हैं। इसी प्रकार अपन देखते हैं कि जैसे भारत के अंतर्गत अगर अपन देखें, इधर है बंगाल की खाड़ी और इधर है अरब सागर। अरब सागर की जो लवणता है
वो अधिक देखने को मिलती है और बंगाल की खाड़ी की जो लवणता है वो अपने को कम देखने को मिलती है। तो इसका मुख्य कारण नदियां ही है, क्योंकि यहाँ पर नित्यवाहिनी जो नदियां हैं इनके द्वारा जो जल है वो छोड़ा जाता है और इसी कारण से शुद्ध जल की प्राप्ति होने के कारण से बंगाल की खाड़ी में जो लवणता है वो कम देखने को मिलती है और अरब सागर में कोई भी नित्यवाही नदियां यहाँ पर नहीं गिरती हैं। इसी कारण से यहाँ का जो जल है वो उसमें अधिक लवणता देखने को मिलती है। तो नदियां भी लवणता की मात्रा को प्रभावित करती हैं। नेक्स्ट आता है हिमखंड। हिमखंड की अगर अपन बात करें तो हिमखंड है वो ध्रुवीय क्षेत्रों में मुख्य रूप से प्रभावित करते हैं लवणता को। जैसे अपन देखते हैं कि जिस जगह पे अपना ऊपर से कई धाराओं के साथ में, जैसे लेब्राडोर की जो धारा है उसके साथ में जो हिमखंड आते हैं वो लवणता की मात्रा को कम करते हैं। तो बाकी जो क्षेत्र हैं उनमें अयनरेख के क्षेत्रों में लवणता की मात्रा अधिक देखने को मिलती है। तो इस प्रकार से अपन कह सकते हैं कि जो हिमखंड है वो भी लवणता की मात्रा को प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट आता है हवाएं या स्थायी हवाएं। हवाओं की अगर अपन बात करें तो देखते हैं कि हवाएं चलती हैं, जो नित्यवाही हवाएं हैं, व्यापारिक पवनें हैं। व्यापारिक पवनें क्या करती हैं कि अपने साथ में पूर्व से लेकर पश्चिम की तरफ चलती हैं दोनों गोलार्धों में। तो इस ओर चलने के कारण से जो महाद्वीप है इन महाद्वीपों के पूर्वी तट पर तो लवणता कम होती है और जो पश्चिमी तट होते हैं इन पे अपने को लवणता अधिक देखने को मिलती है। इसका मुख्य कारण व्यापारिक पवनें ही हैं। ये व्यापारिक पवनें क्या करती हैं, अपने साथ में जो लवण युक्त जल है इसको अपने साथ में बहा करके ले जाती हैं और इस जगह से नीचे से जो कम लवणता युक्त जो जल है वो उद्वेलित होता रहता है या ऊपर की ओर आता रहता है। तो इस कारण से इस क्षेत्र का जो लवणता है वो अधिक बढ़ जाती है और इस क्षेत्र में लवणता है वो कम हो जाती है। जैसे अपन देखते हैं कैरेबियन सागर और मेक्सिको की खाड़ी है उसमें लवणता की मात्रा अधिक देखने को मिलती है। यहाँ पर लगभग 36 से 37 प्रति हजार के आसपास है वो लवणता देखने को मिलती है, जबकि जो ये क्षेत्र मिलता है इसमें अपने को कम लवणता देखने को मिलती है। तो व्यापारिक पवनों के प्रभाव से अपन देखते हैं कि जो लवणता है वो अधिक बढ़ जाती है महाद्वीपों के पश्चिमी भागों में। इसी प्रकार से अपन देखते हैं कि दूसरी जो पवनें चलती हैं, दूसरी जो ट्रेक विंड चलती हैं उनका नाम अपन देखते हैं पछुआ पवनें। पछुआ पवनें किस ओर से किस ओर चलती हैं, पश्चिम से पूर्व की ओर चलती हैं सामान्यतः। तो ये क्या करती हैं, जैसे एक धारा चलती है गल्फ स्ट्रीम अटलांटिक महासागर में और 40 डिग्री के आसपास में ये हवा है वो पूर्व की तरफ मुड़ जाती है, तो उत्तरी अटलांटिक धारा के नाम से जानी जाती है। तो ये जो धारा है वो मेक्सिको की खाड़ी और कैरेबियन सागर से जो लवण युक्त जल है उसको अपने साथ में लेकर के चलती है और पूर्व में चलते हुए ये जो जल है वो कहां पर छोड़ देती है, यूरोप के आसपास छोड़ देती है। तो इसी कारण से यहाँ पर जो सागर मिलते हैं उन सागरों में जो लवणता है वो अधिक देखने को मिलती है, जबकि ये जो क्षेत्र है वो ध्रुवों के काफी नजदीक क्षेत्र है, लेकिन फिर भी यहाँ का जो लवणता है वो 35 से 36 प्रति हजार देखने को मिलती है। तो इस प्रकार से अपन कह सकते हैं कि जो हवाएं हैं या जो स्थायी हवाएं हैं वो भी लवणता की मात्रा को प्रभावित करती हैं। इसके बाद में जो नेक्स्ट आती है वो है महासागरीय धाराएं। महासागरीय जो धाराएं हैं वो भी क्या करती है, लवणता की मात्रा को प्रभावित करती हैं। जैसे अपन ने अभी देखा कि जो गल्फ स्ट्रीम तंत्र है उसके अंतर्गत यूरोप का जो तट है, उस यूरोप के तट पे जो बाल्टिक सागर है या जिसे इंग्लिश चैनल कहते हैं, उस जगह पे जो लवणता की मात्रा है वो 35 से 36 प्रति हजार तक कर देती हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से अपन देखते हैं कि महासागरीय धाराएं भी क्या करती हैं, लवणों की मात्रा को प्रभावित करती हैं। और लास्ट में नंबर 7 पे आता है सागरों की स्थिति। अपन देखते हैं कि जो बंद महासागर है या जो बंद सागर है उनपे लवणता की मात्रा अधिक देखने को मिलती है। जैसे अपन बात करें कैस्पियन सागर है, या एक आंतरिक झील के रूप में देखने को मिलता है, यहाँ पर अधिक लवणता देखने को मिलती है। बल्कि जो सागर महासागरों से जुड़े हुए हों उन सागरों में कम लवणता की मात्रा देखने को मिलती है। जैसे जो बाल्टिक सागर है वो अटलांटिक से जुड़ा हुआ है, तो वहां पर जो लवणता की मात्रा है वो
5 से लेकर 15 प्रति हजार के आसपास ही देखने को मिलती है, जबकि कैस्पियन सागर में अधिक लवणता देखने को मिलती है। तो इस प्रकार से अपन कह सकते हैं कि सागरों की जो स्थिति है वो भी लवणता की मात्रा को प्रभावित करती है। तो यहाँ से आप लोग सिर्फ ये याद कर लोगे तो काफी है कि इनको मोटे मोटे तौर पे एक बार एग्जाम में देख के चले जाना। नेक्स्ट जो बात करते हैं अपन, वो है महासागरों की लवणता का क्षैतिज वितरण। वितरण की अगर अपन बात करें तो सबसे पहले बात करेंगे अपन क्षैतिज वितरण की। ये क्षैतिज रूप से जो वितरण है उसमें महासागरीय जो लवणता है वो कितनी देखने को मिलती है। यहाँ पर ये जितनी भी लाइंस लिखी हुई हैं वो सारी की सारी लाइन है वो इम्पोर्टेंट लाइन है, सबको ध्यान से देखना है, ध्यान से याद करना है, और क्वेश्चन है मोस्ट ऑफ आपको यहीं से मिल सकता है। ठीक है, तो भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में जो औसत लवणता मिलती है वो 34 प्रति हजार मिलती है। भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में औसत लवणता 34 प्रति हजार मिलती है, जबकि संपूर्ण उत्तरी गोलार्ध की जो औसत लवणता है वो भी कितनी है, 34 प्रति हजार ही है। जबकि दक्षिणी जो गोलार्ध है, दक्षिणी गोलार्ध की औसत लवणता 35 प्रति हजार मिलती है। सभी महासागरों की औसत लवणता की अगर अपन बात की जाए तो सभी महासागरों की औसत लवणता है वो 35 प्रति हजार मिलती है। ये लाइन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है कि सभी महासागरों की जो औसत लवणता है वो 35 प्रति हजार मिलती है। अटलांटिक महासागर की औसत लवणता 36 प्रति हजार मिलती है। अटलांटिक महासागर में अपने को औसत लवणता है वो अधिक मिलती है 36 प्रति हजार, जबकि हिंद महासागर की औसत लवणता 35 प्रति हजार मिलती है। इसी प्रकार अपन देखते हैं कि प्रशांत महासागर की औसत जो लवणता है वो भी कितनी है, 35 प्रति हजार ही है। हिंद महासागर और प्रशांत महासागर की जो औसतन लवणता है वो समान ही मिलती है, जबकि अटलांटिक महासागर की औसत लवणता 36 प्रति हजार मिलती है और संपूर्ण महासागरों की जो औसत लवणता मिलती है वो 35 प्रति हजार मिलती है। जबकि अपन देखते हैं कि भूमध्य रेखा पे औसत जो लवणता है वो 34 प्रति हजार मिलती है, जबकि उत्तरी गोलार्ध की औसत लवणता है वो 34 प्रति हजार है और दक्षिणी गोलार्ध की औसत जो लवणता है वो है 35 प्रति हजार मिलती है। तो इस प्रकार से ये जो लवणता है वो अपनी यहाँ पे पूरी हुई कि महासागरों में जो लवणता का वितरण है उसके बारे में। नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि जो डायग्राम के माध्यम से कि लवणता का वितरण देखते हैं अपन। यहाँ पर अपन ने बात की कि जो भूमध्य रेखीय क्षेत्र है ये वाला 0 डिग्री, इस भूमध्य रेखीय क्षेत्र में जो औसत लवणता मिलती है वो अपने को कितनी मिलती है, 34 प्रति हजार मिलती है। ये जो जितना भी क्षेत्र आता है 0 से लेके 15 डिग्री तक का क्षेत्र है, इसमें अपन औसत लवणता की बात करें तो इसमें औसत लवणता मिलती है 34 प्रति हजार। नेक्स्ट अपन देखते हैं कि इससे आगे की तरफ चलते हैं तो जो औसत लवणता अपने को देखने को मिलती है वो है 40 डिग्री तक, 15 डिग्री से लेकर 40 डिग्री तक जो औसत लवणता मिलती है वो 35 से 36 प्रति हजार मिलती है दोनों गोलार्धों में। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट अपन देखते हैं कि 40 डिग्री से जैसे ही अपन ऊपर की तरफ चलते हैं 40 डिग्री से 50 डिग्री अक्षांशों के बीच में, तो औसत जो लवणता है वो 34 से 35 प्रति हजार देखने को मिलती है। ठीक है, तो जो सबसे अधिक लवणता की अगर अपन बात करते हैं कि सबसे अधिक जो लवणता है वो महासागरों में कहाँ पर देखने को मिलती है, तो अपन ऐसा भी कह सकते हैं कि अयनरेखीय जो क्षेत्र है वहां पे अपने को जो औसत लवणता है वो सबसे अधिक देखने को मिलती है, यानी 35 से 36 प्रति हजार देखने को मिलती है। अयनरेखीय क्षेत्रों के आगे की अगर अपन बात करें तो यहाँ पर लवणता देखने को मिलती है 34 से 35 प्रति हजार।
नेक्स्ट अपन देखते हैं कि 50 डिग्री से जैसे ही आगे की तरफ चलते हैं तो जो औसत लवणता अपने को मिलती है वो मिलती है 33 से 34 प्रति हजार मिलती है। और उत्तरी गोलार्ध की अपन बात करें तो उत्तरी गोलार्ध में ये जो लवणता है वो काफी कम देखने को मिलती है, यानी 30 से 31 प्रति हजार ही लवणता मिलती है। जैसे ही अपन 70 डिग्री से ऊपर की तरफ चलते हैं और ध्रुव की तरफ चलते हैं तो लवणता की मात्रा में काफी कमी देखने को मिलती है। यहाँ पर जो लवणता है वो दक्षिणी गोलार्ध में आपको 33 प्रति हजार से कम देखने को मिलती है। जबकि उत्तरी गोलार्ध की अगर अपन बात करें तो उत्तरी गोलार्ध में काफी कम लवणता देखने को मिलती है। लगभग 30 प्रति हजार से कम लवणता है वो उत्तरी गोलार्ध में 70 डिग्री से लेकर 90 डिग्री अक्षांशों तक देखने को मिलती है। तो पूरी पृथ्वी की अगर अपन बात करें तो लवणता का जो वितरण है वो इस प्रकार से अपने को देखने को मिलता है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं सर्वाधिक जो लवणता वाले क्षेत्र हैं, यानी विश्व के अंदर सबसे अधिक जो लवणता है वो अपने को कहां कहां देखने को मिलती है। तो इनके अंदर अपन बात करेंगे सबसे अधिक लवणता वाले क्षेत्र, मध्यम लवणता वाले क्षेत्र और सबसे कम लवणता वाले जो क्षेत्र हैं वो अपनी पृथ्वी पे अपने को कहां कहां देखने को मिलते हैं। पहली बात तो जहां से जो लाइनें लिखी गई थी कि उत्तरी गोलार्ध में लवणता 34 प्रति हजार, दक्षिणी गोलार्ध में जो लवणता 35 प्रति हजार है, औसतन लवणता 35 प्रति हजार है, यहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना रहती है। दूसरी जो चीज है वो इस जगह से क्वेश्चन आने की संभावना रहती है। तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि सबसे जो अधिक लवणता मिलती है वो वान झील जो तुर्की में स्थित है उसकी लवणता 330 प्रति हजार देखने को मिलती है। नंबर 2 पे आता है मर्द सागर। मर्द सागर है वो इजराइल और जॉर्डन, यहाँ पे एक देश है इजराइल और जॉर्डन, इनकी सीमा पर स्थित है मर्द सागर। इसकी जो लवणता मिलती है वो 238 प्रति हजार देखने को मिलती है। इसका जो आंकड़ा है वो 238 भी आ सकता है या फिर 240 प्रति हजार भी आ सकता है। तो ये दोनों ही बात यहाँ पे सत्य है। ठीक है, मर्द सागर के बाद में नंबर 3 पे अपन बात करते हैं कि जो ग्रेट साल्ट लेक है उसमें 220 प्रति हजार देखने को मिलती है। यह है वो यूएसए में स्थित है। ग्रेट साल्ट लेक यूएसए का जो उटा प्रांत है इस उटा प्रांत में स्थित है और इसकी जो लवणता मिलती है वो 220 प्रति हजार देखने को मिलती है। ये तीन चीजें तो आपको याद रहनी ही चाहिए। इसके बाद में नेक्स्ट अपन बात करते हैं लाल सागर की। लाल सागर की अगर अपन बात करें तो लाल सागर में जो लवणता मिलती है वो 37 प्रति हजार से लेकर के 41 प्रति हजार लवणता देखने को मिलती है। लाल सागर का जो ये दक्षिणी भाग है इस दक्षिणी भाग में 37 प्रति हजार लवणता मिलती है और जैसे जैसे अपन ऊपर की तरफ जाते हैं वैसे वैसे जो लवणता की मात्रा है वो बढ़ती जाती है। ठीक है, तो एक बार क्वेश्चन आया हुआ है कि लाल सागर में जो लवणता है वो किस ओर से किस ओर बढ़ती है। तो लाल सागर में लवणता दक्षिण से लेकर उत्तर की ओर बढ़ती जाती है, क्योंकि दक्षिण में इसकी जो लवणता मिलती है वो 37 प्रति हजार मिलती है और उत्तर में लवणता 41 प्रति हजार मिलती है। नेक्स्ट आता है भूमध्य सागर। ये वाला जो सागर है वो है भूमध्य सागर। इस भूमध्य सागर में जो लवणता की मात्रा मिलती है वो 37 से 39 प्रति हजार मिलती है। इसके बाद में आता है फारस की खाड़ी। फारस की खाड़ी में 38 से 39 प्रति हजार है वो लवणता मिलती है। अरब सागर की अगर अपन बात करें तो अरब सागर में 35 से 36 प्रति हजार, 35 से 36 प्रति हजार है वो लवणता मिलती है। बंगाल की खाड़ी में लवणता काफी कम मिलती है, लगभग 34-35 हजार प्रति हजार के आसपास है वो लवणता बंगाल की खाड़ी में मिलती है। जो मध्यम जो लवणता वाले क्षेत्र हैं उनके अंदर शामिल किया जाता है बंगाल की खाड़ी को। नेक्स्ट आता है मेक्सिको की खाड़ी। मेक्सिको की खाड़ी में 35 से 36 प्रति हजार है वो लवणता देखने को मिलती है। इसके बाद में आता है कैलिफोर्निया की खाड़ी। ये जो खाड़ी है वो है कैलिफोर्निया की खाड़ी। कैलिफोर्निया की खाड़ी में 35 प्रति हजार लवणता देखने को मिलती है। जो ये क्षेत्र अपन ने पढ़े हैं ये विश्व के अंदर सबसे अधिक लवणता वाले क्षेत्र अपन ने पढ़े हैं और यहाँ पर सबसे अधिक लवणता वाले क्षेत्रों में तीन अपने को याद रखने हैं। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वान झील है वो टर्की के 330 लवणता है। इसके बाद में मर्द सागर जो इजराइल और जॉर्डन की सीमा पर स्थित है 238 प्रति हजार और उसके बाद में है ग्रेट साल्ट लेक 220 प्रति हजार देखने को मिलती है। नेक्स्ट अपने को लाल सागर के बारे में याद रखना है कि लाल सागर में जो लवणता है वो दक्षिण से उत्तर की ओर है वो बढ़ती जाती है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि सर्वाधिक जो लवणता वाले क्षेत्र हैं
उनकी एक यहाँ पे सारणी बनाई हुई है उसके बारे में। वान झील है टर्की की, इसमें 330 प्रति हजार है। मर्द सागर इजराइल और जॉर्डन की सीमा पे 238 प्रति हजार है। ग्रेट साल्ट लेक 220 प्रति हजार है। लाल सागर 37 से 41 प्रति हजार है। भूमध्य सागर 37 से 39 प्रति हजार लवणता मिलती है। फारस की खाड़ी 38 से 39 प्रति हजार लवणता मिलती है। अरब सागर 35 से 36 प्रति हजार लवणता मिलती है। कैरेबियन सागर 35 से 36 प्रति हजार लवणता मिलती है। और मेक्सिको की खाड़ी 35 से 36 प्रति हजार लवणता मिलती है। सार्गेसो सागर 35 से 36 प्रति हजार लवणता मिलती है। और कैलिफोर्निया की खाड़ी में 35 प्रति हजार है लवणता मिलती है। इंग्लिश चैनल की अगर अपन बात करें तो 35 से 36 प्रति हजार लवणता मिलती है। ये जो इंग्लिश चैनल वाली लवणता है वो इसलिए ज्यादा अपने को मिलती है क्योंकि गल्फ स्ट्रीम तंत्र है उसके द्वारा जो लवणता है वो मेक्सिको की खाड़ी और कैरेबियन सागर से ले जाकर के वहां पे छोड़ दी जाती है। तो ये सबसे अधिक लवणता वाले क्षेत्र मिलते हैं अपने को विश्व के अंतर्गत। इसके बाद में है मध्यम लवणता वाले क्षेत्र। मध्यम लवणता वाले क्षेत्रों की अगर अपन बात करें तो जिन क्षेत्रों में 20 से 35 प्रति हजार लवणता मिलती है वो मध्यम लवणता वाले क्षेत्रों की श्रेणी में आते हैं। ये क्षेत्र कौन कौन से हैं? बेरिंग सागर, ओखोस्टक सागर जापान के उत्तर में, पूर्वी चीन सागर, दक्षिणी चीन सागर, बंगाल की खाड़ी और अंडमान निकोबार द्वीप समूह के पास में अंडमान सागर। ये क्षेत्र आते हैं वो आते हैं अपने मध्यम लवणता वाले क्षेत्रों के अंतर्गत। और लास्ट अपन बात करते हैं कि कम लवणता वाले क्षेत्र, यानी ऐसे क्षेत्र जहां पे जो लवणता 20 प्रति हजार से कम मिलती है उसे अपन कम लवणता वाले क्षेत्रों की श्रेणी में गिनते हैं। नंबर 1 पे आती है हडसन की खाड़ी। हडसन की खाड़ी है उसके अंदर जो लवणता मिलती है वो मिलती है 5 से लेकर 15 प्रति हजार के आसपास मिलती है। नंबर 2 पे अपन करते हैं बाल्टिक सागर की बात। बाल्टिक सागर में भी जो लवणता मिलती है वो 5 से 15 प्रति हजार के आसपास ही लवणता मिलती है। कैस्पियन सागर की जो लवणता मिलती है वो 14 प्रति हजार मिलती है, जबकि जो काला सागर है उसकी लवणता 15 से 18 प्रति हजार के आसपास मिलती है। काला सागर में जो लवणता कम होने का मुख्य कारण है यहाँ पर जो गिरने वाली नदियां हैं जैसे नाइपर है, डेन्यूब जो नदी है वो काला सागर में ही गिरती है, तो इसी कारण से इसकी जो लवणता है वो अपने को कम देखने को मिलती है, जबकि ये एक आंतरिक सागरों की श्रेणी में आता है। इसमें अपन देखते हैं कि महासागरों में सर्वाधिक जो लवणता है वो 20 से 40 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के बीच में पाई जाती है, यानी अधिकतम जो लवणता का क्षेत्र है वो 20 से 40 डिग्री उत्तरी अक्षांशों में ही देखने को मिलता है। 20 डिग्री से लेकर 40 डिग्री उत्तरी अक्षांशों में ही अपने को अधिकतम लवणता का क्षेत्र है वो देखने को मिलता है। भूमध्य रेखा से ध्रुवों की तरफ चलते हैं तो इसी बीच पर अपने को 4 मंडल बनाए गए हैं लवणता से संबंधित, जैसे भूमध्य रेखीय क्षेत्र, सामान्य लवणता का क्षेत्र है, यानी 0 डिग्री से लेकर लगभग 20 डिग्री के आसपास का जो क्षेत्र है वो सामान्य लवणता का क्षेत्र है, क्योंकि यहाँ पर सामान्य रूप में दिन में कम से कम एक बार जो वर्षा है वो यहाँ पे निश्चित रूप से होती है, तो इसीलिए यहाँ पर जो लवणता है वो कम देखने को मिलती है। नंबर 2 पे अयनरेखीय क्षेत्र, वो अधिकतम लवणता का क्षेत्र कहलाता है। ठीक है। नंबर 3 पे आता है मध्य अक्षांशीय मंडल या उच्च अक्षांशीय मंडल, इसे न्यूनतम लवणता का मंडल भी कहते हैं, न्यून लवणता का मंडल भी कहते हैं। ध्रुवीय मंडल, इसे न्यूनतम लवणता का मंडल कहते हैं। यहाँ पर अपन ने देखा था कि लवणता लगभग 30 प्रति हजार से भी कम देखने को मिलती है, जबकि जो अयनरेखीय क्षेत्र है यहाँ पर जो लवणता मिलती है वो 35 से 36 प्रति हजार लवणता देखने को मिलती है। तो ये जो क्षेत्र है वो अधिकतम लवणता वाला क्षेत्र आ गया, जबकि न्यूनतम लवणता वाला क्षेत्र आ गया वो ध्रुवीय क्षेत्र देखने को मिलता है। नेक्स्ट है समलवण रेखाएं, जिसे अपन आइसोहेल लाइन भी कहते हैं। मानचित्र पर समान लवणता वाले स्थानों को मिलाते हुए जो खींची गई रेखाएं होती हैं वो समलवण रेखाएं कहलाती हैं। जैसे अपन देखते हैं कि दक्षिणी गोलार्ध में इस जगह पे 35 लवणता मिलती है, इस जगह पे 35, यहाँ पर 35, यहाँ पर 35, तो इनको मिलाते हुए एक लाइन खींची जाती है इस प्रकार से, तो उस लाइन को अपन समलवण रेखाएं या आइसोहेल लाइन के नाम से जानते हैं।
नेक्स्ट आज की जो लास्ट बात अपन करने वाले हैं वो लवणता का ऊर्ध्वाधर जो वितरण है उसके बारे में करने वाले हैं। महासागरों में गहराई की और लवणता के वितरण के आधार पर तीन परतें पाई जाती हैं। सबसे जो ऊपरी परत है, उस ऊपरी परत सतह से 300 मीटर की गहराई तक देखने को मिलती है। इस परत में बाह्य कारकों के प्रभाव से लवणता कहीं कम कहीं अधिक पाई जाती है। सामान्यतः अपन देखते हैं कि निम्न अक्षांशों में अधिक व ध्रुवों के निकट कम लवणता देखने को मिलती है। यानी अपन जैसे ही सागरों में जो सागर तल है उससे गहराई की ओर जाते जाते हैं तो 300 मीटर की गहराई तक जो परत मिलती है उसे ऊपरी परत के नाम से जानते हैं। और ये जो परत है वो ऊपरी कारकों के द्वारा प्रभावित रहती है। और इसमें जो लवणता अपने को मिलती है वो कहीं अधिक तो कहीं कम देखने को मिलती है। दूसरी परत आती है मध्यवर्ती परत, लवणता प्रवणता परत या हेलोक्लाइन के नाम से जानी जाती है। इंपॉर्टेंट है, इसकी जो गहराई है वो इसे 300 से 1000 मीटर की गहराई पर अपने को मिलती है। इस परत में लवणता तेजी से परिवर्तित होती है। जहां सतह पर लवणता अधिक है उसके नीचे लवणता तेजी से घटती जाती है। जहां सतह पर लवणता कम है उसके नीचे लवणता तेजी से बढ़ती जाती है। यानी ये जो है वो इम्पोर्टेंट परत है, इसे अपन हेलोक्लाइन परत के नाम से जानते हैं, जो मुख्य रूप से 300 से 1000 मीटर की गहराई पे मिलती है। नंबर 3 पे आती है निचली परत। निचली परत की अगर अपन बात करें तो महासागरों में इसकी जो गहराई है वो 1000 मीटर से नीचे देखने को मिलती है। इस परत में लवणता सर्वत्र एक समान रहती है। जैसा कि इस डायग्राम से बताया गया है, ये भूमध्य रेखीय क्षेत्र है, यहाँ पर अधिक लवणता मिलती है, ध्रुवों पर कम लवणता मिलती है। जैसे अपन 300 मीटर की गहराई पर जाते हैं तो मध्यवर्ती परत आ जाती है, लवणता तेजी से बढ़ती है, हेलोक्लाइन परत के नाम से जानते हैं इस 300 से 1000 मीटर की गहराई की वाली। और 1000 मीटर से गहराई जो नीचे मिलती है वो समान लवणता परत मिलती है। ठीक है, इस प्रकार से अपन ने आज का जो टॉपिक है उसका अध्ययन किया महासागरीय लवणता के बारे में। नेक्स्ट अपना जो टॉपिक है वो अपन नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, तो देखते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।